साथियों, जो एससी एसटी का जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट में 2004 के फैसले को बदलते हुए 1 अगस्त 2024 को 7 जजों के बेंच में 6 वर्सेस 1 के पारित करते हुए एससी एसटी में वर्गीकरण किया जाए और उन पर क्रीमी लेयर लगाया जाए, ऐसा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को देते हुए वर्गीकरण करने के लिए राज्य अपने स्तर पर ऐसा कर सकते हैं बताया गया। इसी कड़ी में जिस स्टेट का मैं रहने वाला हूं, हरियाणा, 13 अगस्त 2024 को बीजेपी सरकार के ओबीसी मुख्यमंत्री जो सैनी जाति से आते हैं, एससी वर्ग में उपवर्गीकरण करते हुए 22% ऐसी लोगों को 2 भागों में बांटा, क्योंकि यहां 22% लोगों को 20% आरक्षण हरियाणा में दिया जाता है। एक कैटेगरी का नाम रखा ओएससी, अदर शेड्यूल कास्ट, दूसरी कैटेगरी का नाम रखा डीएससी, डिप्रेसिव शेड्यूल कास्ट। ओएससी में चमार जातियों में जो उपजातियां हैं उनमें रखते हुए उनको 10% आरक्षण दिया, और बाकी 36-37 जो जातियां एससी की बची उनको डीएससी में रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो एससी पूरे देश में 2 अप्रैल को हमने देखा, एक मंच पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के नाम पर सड़कों पर आई, वो जातियां एक दूसरे से भेदभाव करने लगी कि ये हमारा मामला नहीं है। ऐसी चर्चाएं चलने लगी, वो सोचने लगे कि डीएससी और जैसे ओएससी हरियाणा में बनाई गई कि ये डीएससी का मामला है या फिर ये ओएससी का मामला है। मतभेद होने लगे, और इसी मामले में जो विपक्ष में कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा विपक्ष में है, जो इस मुद्दे को सड़कों पर हरियाणा में लेकर उतरी है कि यो एससी का जो वर्गीकरण है वो गलत है। लेकिन हमें ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, वहां पर भी तेलंगाना में 14 अप्रैल 2024 को कांग्रेस समर्थित सरकार ने 15% एससीओं को 3 भागों में बांटा, जिनमें 15 जातियों को 1% आरक्षण दिया और 18 जातियों को 9% और 26 जातियों को 5% आरक्षण दिया। इसी प्रकार कर्नाटक स्टेट, जो सिद्धरामैया की सरकार कांग्रेस की है, वहां पर 17% एससी हैं और 101 जातियों को उन्होंने एससी लेफ्ट और एससी राइट 2 भागों में बांटा। यानी अभी जो सरकारें, मनुवादी सरकारें हैं, वो हमें बांटने का काम कर रही हैं। अगर हम बात करें
तो वर्गीकरण से पहले आरक्षण की, तो आरक्षण जो सबसे पहले 1902 में साहू जी महाराज द्वारा दिया गया था। जब साहू जी महाराज इंग्लैंड में थे तो उन्होंने वहां से एक नोटिफिकेशन निकाला, और 6 महीने बाद जब साहू जी महाराज यहाँ भारत आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके राज्य में जो ब्राह्मण लोगों ने उनके नोटिफिकेशन पर कोई विचार नहीं किया, उसको रद्दी में फेंक दिया। साहू जी महाराज ज्योतिराव फूले को बहुत मानते थे। इससे पहले ज्योतिराव फूले ने भी 1888 में हंटर कमीशन के सामने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों की मांग की थी, और हंटर कमीशन ने एजुकेशन पॉलिसी बनाते हुए ज्योतिराव फूले की बात को माना। इन षड्यंत्रों के पीछे मनुवादियों का एक बहुत बड़ा मकसद यह है कि वो जो एससी वर्ग के लोग मूवमेंट में बहुत आगे समाज में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मूवमेंट को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। इसे उनमें मतभेद पैदा करके आरक्षण के प्रति प्रतिक्रांति से जो फायदा होगा उसका वो लाभ लेना चाहते हैं। वर्गीकरण का जो नुकसान है वो मैं हरियाणा स्टेट का जिक्र करूंगा कि हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन ने 612 वैकेंसी कॉलेज कैडर के लेक्चरर के निकाले, जिनमें से 60 पद ओएससी को और 60 पद डीएससी को कॉलेज कैडर लेक्चरर इंग्लिश के दिए गए। जिसकी योग्यता थी कि उम्मीदवार है जो वो पीएचडी या मास्टर डिग्री के साथ नेट या जेआरएफ हो, लेकिन हाई क्वालिफाइड लोग जो पीएचडी नेट जेआरएफ थे उन लोगों ने उसमें भागीदारी दिखाई, और जब एचपीएससी का रिजल्ट आया तो ओएससी की सिर्फ 2 कैंडिडेट और डीएससी का सिर्फ 1 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाया। यानी इतने हाई क्वालिफाइड लोगों के साथ धोखेबाजी, भेदभाव का मामला हमारे सामने आया। वर्गीकरण के लिए या किसी को लिस्ट में शामिल करने के लिए, एससी एसटी की लिस्ट में शामिल करने के लिए संविधान के आर्टिकल 341 और 42 के अनुसार यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन संसद इस मामले में संज्ञान ना लेते हुए जुडिशरी का प्रयोग करके वर्गीकरण और क्रीम लेयर लागू करना चाहती है, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राज्य सरकारें जुडिशरी के फैसले पर सीधा संज्ञान लेती हैं, जो एक असंवैधानिक मामला है, क्योंकि ऐसा करने से पहले सरकार के पास डाटा होना चाहिए कि कौन सी जाति के पास कितनी एजुकेशन है, कितना पिछड़ापन है, कितना आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन आनन फानन में सरकारें वर्गीकरण कर रही हैं और यह मामला पूरे भारत में जो दूसरे राज्य बचे हुए हैं
उनमें ही भी जल्द लागू हो जाएगा। उन पर अभी काम चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है साथियों कि इस रूप में कोई भी एससी का आंदोलन इसको लेकर नहीं हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम समाज में जाएं और लोगों को इस बारे में बताएं और भविष्य में रणनीति बनाकर इस पर काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों में इस मामले के प्रति जागृति आए और हम न्यायालय और मनुवादियों के इरादों को नाबूद कर सकें। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी।